शुरू कर दूँ? चलो। मांगीलाल बागड़ी, थोड़ी देर में यहाँ टाइम देखते रहना। राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय, विषय व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ। सबसे पहले कंपनी लॉ के अंतर्गत अपने भारत में कंपनी विधान कब लागू हुआ, इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। विगत कुछ वर्षों से भारत में औद्योगिक विकास की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश का व्यापार व्यवसाय विश्वव्यापी हो रहा है। इस प्रक्रिया में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है। कई विदेशी संगठनों ने भी भारत में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण हो रहा है। कंपनी संगठनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और देश में निगमीय संस्कृति का तीव्र गति से विकास हो रहा है। ऐसे में कंपनी संगठनों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता भी निसंदेह बढ़ जाती है। भारतवर्ष में कंपनी विधान का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी विधान ही है। इसके अतिरिक्त भारत में व्यावसायिक स्वामित्व के कंपनी प्रारूप की स्थापना करने का श्रेय भी अंग्रेज़ों को ही प्राप्त है, जिन्होंने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सन 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कालांतर में व्यापार का विस्तार होने तथा उसमें अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होने पर विस्तृत कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मध्य में सन 1844 ईस्वी में कंपनी संबंधी कानून की व्यवस्था की गई। इसी के अनुरूप कुछ वर्षों के बाद भारत में सन 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बनाया गया, जो इंग्लैंड के 1844 के कंपनी संबंधी कानून से मिलता जुलता था। इस अधिनियम की एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि कंपनी के सीमित दायित्व लिमिटेड लायबिलिटी के तत्वों को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, किंतु भारत में सन 1857 में नया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित करके इस कमी को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी व्यवसायों के लिए सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना की जा सकती थी, किंतु पुनः सन 1860 में नया कंपनी अधिनियम पारित किया गया एवं बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों को भी सीमित दायित्व रखने की छूट दे दी गई। समय के साथ साथ परिस्थितियों में भी परिवर्तन होने पर कंपनी अधिनियम में भी निरंतर कुछ नए प्रावधानों की आवश्यकता अनुभव की गई। परिणाम स्वरूप
सन 1860 के बाद भी क्रमशः सन 1866, 1882, 1913 तथा 1956 में एक के बाद एक नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 यह स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम था जो कंपनियों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु बनाया गया था। यह अधिनियम लगभग 6 दशकों तक प्रभावी रहा। इस अवधि में इस अधिनियम में 2 दर्जन से भी अधिक बार संशोधन किए गए, किंतु सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के द्रुतगामी परिवर्तन के दौर में ये सभी परिवर्तन अपर्याप्त सिद्ध हुए और देश में एक नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक इस अधिनियम के स्थान पर एक संपूर्ण नए कंपनी अधिनियम की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए थे, किंतु इस अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक ऑर्डिनेंस लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया जा सका। तत्पश्चात भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 29 अगस्त 2013 को अपनी सम्मति प्रदान कर दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया। कंपनी विधेयक 2011 को राज्यसभा में तथा 2013 में पारित किया गया। तब इसकी विधेयक के नाम का संशोधन कर कंपनी विधेयक 2013 कर दिया गया था। जब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई तब से यह कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। इसके बाद है इस अधिनियम का विस्तार एवं आरंभ। कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस अधिनियम में अनेक धाराएं, प्रावधान उस तिथि से लागू होंगे जो तिथि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के भिन्न भिन्न प्रावधानों को भिन्न भिन्न तिथियों को अधिसूचित कर सकेगी। मतलब मोटी बात ये है, यह नया अधिनियम 2013 में लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय कंपनी अधिनियम का उद्देश्य अधिक सुविधाजनक प्रावधानों के द्वारा कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना। मतलब बहुत ही सरल ढंग से, मतलब जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, सरल नियम बनाए गए, सरल कानून बनाए गए, प्रावधान बनाए गए ताकि कंपनियों में निवेश में वृद्धि हो। दूसरी बात है कंपनी के प्रमोशन एवं प्रबंध में व्यावसायिक विश्वसनीयता एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को प्रतिपादित करना। कंपनी की स्थापना, उसके प्रमोशन, उसके मैनेजमेंट में अधिक रिलायबिलिटी बढ़े एवं आचरण के न्यूनतम मानदंडों को प्रतिपादित करना इस अधिनियम का उद्देश्य रखा गया। तीसरी बात है कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित सभी
उचित सूचनाओं के पूर्ण एवं न्यायोचित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना। चौथी बात है अंशधारियों की प्रभावी भागीदारी एवं उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की रक्षा करना, इस अधिनियम का उद्देश्य रखा गया। कंपनियों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करना। मतलब इस अधिनियम में क्या है, यह भी निश्चित किया गया जो व्यक्ति कंपनी व्यवसाय का प्रबंध करेंगे उन व्यक्तियों की क्या जिम्मेवारी होगी, क्या दायित्व होंगे, उसके पालन के लिए भी क्या है, उनको बाध्य यह अधिनियम करता है। छठी बात है यदि किसी कंपनी का संचालन अंशधारियों, कंपनी अथवा जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है तो उस कंपनी के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करना एवं जांच पड़ताल करने हेतु सरकार को शक्ति प्रदान करना है। इसके अलावा इस अधिनियम का यह भी उद्देश्य रखा गया कि भारत में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करना, निवेश एवं उन्नति के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना, भारत के कंपनी क्षेत्र के विकास को चिरस्थायी बनाने हेतु ठोस एवं व्यवहारिक कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाना, इस अधिनियम का उद्देश्य रखा गया। अब है अधिनियम की प्रयुक्ति या लागू होना। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होता है। पहली बात है यह अधिनियम अथवा इससे पूर्व के अधिनियम, जैसे इससे पहले अधिनियम था 1956 अधिनियम, इससे पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित एवं पंजीकृत कंपनियों पर लागू होगा। ये जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी स्थापित हुई है वो इससे पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत जिन्होंने कंपनी की स्थापना की थी उन सभी पे क्या है, ये लागू होगा। दूसरी बात है सभी बीमा कंपनियों पर यह अधिनियम तब तक लागू होता है जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान बीमा अधिनियम 1938 अथवा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 1999 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। तीसरी बात है सभी बैंकिंग तथा बैंककारी कंपनियों पर जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है। चौथी बात है विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न सभी कंपनियों पर जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधान विद्युत अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हैं। किसी समय विशेष पर प्रभावी किसी अधिनियम के अधीन समामेलित निगम निकाय बॉडी कॉरपोरेट पर जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी कर निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम इन संस्थाओं पर भी लागू होता है किसी भी अधिनियम के अधीन स्थापित साझेदारी सीमित दायित्व वाली